गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो इस चैनल में बने रहिए। अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, यदि अच्छा नहीं है तो अंत ही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन लाइन कहा गया है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत तो होना चाहिए, और अंत तो होना चाहिए शुरुआत। तो करिए पहले। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना 1976 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत की गई। इस इट हैज़ डेवलप्ड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाइक माई गवर्नमेंट, पीएम किसान। क्या इसके द्वारा डिजिटल जो सुशासन है या डिजिटल जो प्रशासन है उसको धरातल पर लागू करने के लिए, जैसे कि माई गवर्नमेंट, पीएम किसान, इसी की तरह शुरुआत किया गया। क्या नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के क्या क्या मतलब, आखिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं? तो क्या ये दोनों हैं? आई थिंक यू नो आउट दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ओनली एंड ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट में इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला इनकरेक्ट है। क्योंकि ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसकी स्थापना 1976 में तो की गई है, लेकिन ये मीटी के तहत आता है। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा निक के बारे में। निक की स्थापना 1976 में की गई और ये मीटी के तहत आता है। जैसे कि जनरल बातें थी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल है, एक तो टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सॉल्यूशन खोजा जाए, केंद्र और राज्य को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके तरह कुछ विकास किया गया है ताकि गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि माई गॉव है, पीएम किसान है, नेशनल पावर पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है। ये सब निक का ही प्रोडक्ट है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इट ऑफर्स फ्री सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज एंड फंडेड बाय द सेंट्रल बजट। और ये सेंट्रल बजट के द्वारा पैसा मतलब इसमें लगाया जाता है। इसमें स्टेट को कुछ नहीं देना होता। स्टेट के लिए ये फ्री है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, सब के सब फ्री है इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है रिक्वेस्ट प्रपोजल फॉर निक्स ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करने की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा वीपो, WIPO, उसके द्वारा निकाला जाता है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, भारत का स्थान अभी कितना है आपको पता चल जाएगा इसके बाद। जी हाँ, देखिए अभी 140 देश में 132 देश में 40वां स्थान हम लोगों को मिला है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो स्थान है वो किसका है पता है? पहला स्थान है वो है यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, चाइना को उसका 10वां स्थान मिला है। तो इनोवेटिव इकोनॉमिक में वर्ल्ड 2020 में वो 12वां साल के लगातार पंक्ति में बना हुआ है अभी तक यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद स्वीडन, फिर यूके। तो चाइना जो है टॉप 10 में है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया जा चुका है वीपो के द्वारा। भारत की रैंकिंग 40 है। 12 साल के लगातार पंक्ति में बना हुआ देश यूएसए है, उसके बाद स्वीडन है। चलिए अगला प्रश्न, पहाड़ी। ये पहाड़ी कम्युनिटी कहाँ का है बताइए? तो यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, कि लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर का। लेट्स सी, पहाड़ी पीपुल, जिसको पहाड़ी स्पीकिंग पीपुल बोलते हैं, ये मतलब हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज़ का एक जमावड़ा है। ढेर सारे कम्युनिटीज़ इसमें आपस में रहते हैं, और ये जम्मू और कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। तो समझ जाइए कि पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। अगला प्रश्न हिंद स्वराज से है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल,
जो कि एक बुक है जो कि मोहनदास करमचंद गांधी बापू के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में प्रेजेंट किया गया है प्रपोजल द रिमूवल या फिर एलिवेशन ऑफ गरीबी को समाप्त करने की बात की गई इस बुक में बहुत ही गंभीरता पूर्वक अनटचेबिलिटी और सुटेबल रेमेडीज की बात की गई है। क्या अछूत या फिर छुआछात, इसकी मतलब जो डील्स है उसको किस तरह से एलिमिनेट किया जाए, किस तरह से सुधारा जाए, हटाया जाए, उसकी बात की गई है क्या? जी नहीं, केवल इसमें एक सही है। तो ये हिंद स्वराज की जो किताब है, हिंद स्वराज, ये इंडियन होम रूल जिसको कहते हैं, ये मोहनदास गांधी के द्वारा लिखा गया है 1909 में। इन्होंने अपने इस किताब में स्वराज के, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात, मैकेनाइजेशन की बात और भी दूसरे मैटर की, तो याद रखिएगा स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, इन चीज़ों की बात की है। ध्यान दीजिए कि इट इज़ ए रिमार्केबल दैट वाइल गांधी सो मच कंसर्न, गांधी गरीबों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही डज नॉट प्रेजेंट एनी प्रपोजल इन हिंद स्वराज कि इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे हटाया जाए, इसने हिंद स्वराज में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। हालांकि वो चिंतित थे गरीबों के बारे में। हिंद स्वराज डज नॉट टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी, इसके बुरे परिणाम, ये सब का चर्चा हिंद स्वराज में नहीं मिलता है। तो गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया इसलिए इसको याद कर लिया हम लोग। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि इस उद्देश्य से बनाया गया कि 5 करोड़ लोगों को मतलब एक बेहतर घर मिल सके 2022 के अंत तक। और ये जो घर मिलेगा वो इसकी केवल जो हाउस दिया जाएगा वो महिला के नाम पर ही दिया जाएगा। क्या कि महिला और पुरुष दोनों के नाम पे दिया जाएगा या जॉइंट के नाम पे दिया जाएगा? केवल महिलाओं के नाम पर जो हाउस का जो टाइटल होगा क्या महिला के नाम पे होगा? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इज ए सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना PMU। क्या ये सही है? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, विच आर द करेक्ट? आई थिंक यू नो दैट दूसरा स्टेटमेंट आप खेल सकते हैं, चांस ले सकते हैं। केवल 3 सही है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसमें लोगों को एक तरह से अफोर्डेबल हाउस दिया जाए, खास करके पुअर को टारगेट किया गया है। और ये 2 करोड़ है, ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 2022 के 31 मार्च तक। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो पहला हिस्सा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो कि अर्बन पुअर फैमिलीज के लिए होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि रूरल के लिए होगा। ग्रामीण और रूरल दोनों को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण लोगों को मिलेगा, नहीं, दोनों को मिलेगा, लेकिन गरीब होना चाहिए। हाउस वॉज गिवन अंडर स्किल विल, ये फीमेल और जॉइंट, ये जब मैंने बात की थी एक महिला या फिर जॉइंटली नाम पे मतलब जारी किया जाएगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एक सब स्कीम है इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो जो रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो होगा, जो खास करके जो अर्बन लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब गांव से जो शहर में जाते हैं, उनके रहने का स्थान कहाँ है? क्या वो रेंट में रह सकते हैं? इतना महंगा रेंट, दिल्ली के शहरों में 4,000 5,000 एक चूहेदानी जैसी कमरे मिलती है। और चूँकि अपने पूरे परिवार के साथ माइग्रेट करते हैं तो और भी दिक्कत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो अर्बन माइग्रेट करते हैं पुअर, खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नॉन फॉर्मल अर्बन इकोनॉमिक में, उनकी ज़िंदगी के लिए कुछ तो किया जाए। उनके अफोर्डेबल मतलब इतना सस्ता रेंट हाउस तो मिले कि वो वहाँ पर अपना आजीविका कमा सके। तो ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोचा गया है कि ऐसा छोटा-छोटा घर बना दिया जाए जो सस्ते में उनको रेंट मिल सके, जैसे कि 500, 200, 1000 रुपये के आसपास, ताकि वो कुछ, और वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाएँ, जैसे कि आप जानते हैं मूलभूत सुविधाएँ क्या होती है, एक घर में क्या होना चाहिए। तो 59% हाउस जो है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर है। देखिए कितनी अच्छी बात है, महिलाओं के नाम पर संपत्ति तो जनरली होता नहीं है,
लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोशिश तो की जा रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को भी कहीं न कहीं संपत्ति का अधिकार। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इज़ गुड एग्जाम्पल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंडा प्रचंडा इसके बारे में, प्रचंडा के बारे में। ये लाइट हेलीकॉप्टर है, तो इसके बारे में आप जानिए। जो प्रचंडा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये जो है फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो जो ध्यान किया है क्या इसका डिजाइन डीआरडीओ द्वारा किया गया। इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंची ऊंची जो टेरेन होती है, या फिर कैरिंग आउट द प्रिसिशन स्ट्राइक इन द हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स। जो ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई दुश्मन है, जैसे कारगिल में बैठ गया था, क्या उसको ठोक सकते हैं इससे? उसके लिए ये ठीक है। तो जनरल सा स्टेटमेंट लाइट कॉम्बैट एयर का, तो बिल्कुल केवल और केवल इसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दूसरा ही सही है। क्योंकि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसा फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हालांकि इसका डिज़ाइन जो है और जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया वो हाल के द्वारा किया गया है, ना कि डीआरडीओ के द्वारा। और ये इट हैज़ अ पोटेंट ग्राउंड अटैक एंड एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, ग्राउंड से भी और एरियल कॉम्बैट दोनों से भी सक्षम है। हेलीकॉप्टर possesses modern stealth characteristics, robust armor protection है, formidable night attack capability है इसमें, नाइट अटैक भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। इस पर बैठ कर नेविगेशन सिस्टम बहुत बेहतर है इसका, गन को टेलर किया सकता है, और पोटेंट टू एयर मिसाइल भी दागने की क्षमता रखता है, स्पेशली सूटेड फॉर द मॉडर्न बैटलफील्ड, केपेबल ऑपरेटिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी, और कहाँ कहाँ बैठे दुश्मन के निगाहों। तो क्राइविंग आउट प्रिसिजन स्ट्राइक एट द हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, तो इंडिजिनली डेजिग्नेटेड या डिजाइन द डेवलप्ड लाइट एयर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलएससी इंड्यूस किया गया भारत के एयरफोर्स में। अगला प्रश्न पूछा गया बायोमास को फायरिंग, बायोमास को फायरिंग के बारे में पूछा जा रहा है। विच आर द करेक्ट अबाउट इट? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट। बायोमास को फायरिंग स्टैंड फॉर एडिंग बायोमास एज ए पार्शियल सब्स्टिट्यूट फ्यूल इन हाई इफिशिएंसी कोल बॉयलर। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये पार्शियल रूप से या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, जो फ्यूल है हाई एफिशिएंसी कोल बॉयलर के स्थान पर। बायोमास पैलेट्स जो टुकड़े टुकड़े में बायोमास का जो टुकड़ा हुआ हैव सम कैलोरीफिक वैल्यू एज ए कोल। तब दोनों बराबर है कैलोरीफिक वैल्यू में? क्या ऐसा होता है क्या दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हो जाए? चलिए, आई थिंक इनकरेक्ट तो है ही है भैया, दोनों इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों सही है। बायोमास को फायरिंग मतलब एडिंग बायोमास फॉर, ठीक है, फॉर एडिंग बायोमास पार्शियल सब्स्टिट्यूट फ्यूल इन हाई एनर्जी हाई इफिशिएंसी कोल बॉयलर्स। कोल एंड बायोमास आर कम्बस्ट टुगेदर। जब इसको दोनों के साथ जलाया जाता ना, कोल भी और बायोमास साथ जलाया जाएगा इन द बॉयलर में, तो दैट हैव डिजाइन टू बर्न कोल। For this purpose, the existing coal power plant has to be partly reconstructed and retrofitted। मतलब जो कोल इंडस्ट्रीज है या कोल प्लांट है उसको थोड़ा सा मतलब और भी सुपरस्टिकेटेड और भी मतलब बेहतर ढंग से बनाया गया ताकि कोयला और बायोमास को मिलाकर दोनों के स्थान पर यूज किया जाए, केवल कोयला नहीं। बायोमास पैलेट द सेम कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज्वलनशील वैल्यू बोलते हैं इसको, दोनों कोयला और इसका दोनों का बराबर है। एंड मिक्सिंग देम विद द सेव्स कोयला, इससे कोयला तो बचेगा ही, स्वाभाविक है, और थोड़ा इमिशन भी घट जाएगा, क्योंकि कोयला कैसे केवल कोयला जलने से इमिशन ज़्यादा होता है और कोयले की डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा है,
तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से सब्स्टिट्यूट के रूप में तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को मैच तो जरूर करेगा, कुछ मात्रा कम कर देगा। पावर मिनिस्ट्री ने 2021 में डिक्रीट किया है ऑल द थर्मल पावर प्लांट्स इंश्योर 5% कंप्लायंस बाय अक्टूबर। तो 5% तक कम से कम मिलाई कोयला में बायोमास। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप इज सीन इन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, क्या है ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, बताइए। इसका सही जवाब है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, नेटवर्क इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग एनपीजी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन of all connectivity infrastructure. Ministry and departments are responsible for upliftment, the planning and integration of the proposal. So it will assist the empowered group of secretariats which headed by the cabinet secretary. ये network power group है will guide all the departments and the ministries जो कि responsible है creation of economic zone and connective infrastructure during the planning phase itself. Network planning group constituted under the constitutional framework of PM Gati Shakti has recommended 3 important road connectivity projects. Consider the following statement regarding the click chemistry. Wow, it's click chemistry. Click chemistry के बारे में पूछा जा रहा है. It is a single specific reaction that describes the way of generating products that follows the example in nature. Click chemistry is not limited to the biological condition alone. Incorporation of unnatural amino acid containing reactive groups into proteins and the modification of the nucleotides is possible using click chemistry. Which are the correct about click chemistry? I think B is the right answer. 2 and 3. Click chemistry is not a single specific reaction. It is not a single specific reaction, but describe the way generating products that follow the example in nature, which will also generate substance by joining smaller molecular units. Click chemistry is not limited to the biological condition. ये केवल biological condition से ही नहीं जुड़ा हुआ है. The concept of the click reaction has been used in proteomic, pharmacological, various biometric application. However, they have been made notably useful in detection, localization, qualification of biomolecules. Detection, localization एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की पहचान करने के लिए क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा. और ये केवल एक रिएक्शन से सीमित नहीं है, बहुत से इसके और भी यूज़ हैं, चाहे वो केमियो में हो, फार्मा में हो, बायो में हो. तो नोवल मेथड्स हैव बीन यूज टू इनकॉर्पोरेट क्लिक रिएक्शन पार्टनर्स ऑनटू और इनटू बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि incorporation of unnatural amino acid containing reactive groups into proteins and the modification of the nucleotides using click chemistry. नोबेल प्राइज 2022 के जो नोबेल प्राइज विनर है केमिस्ट्री में हैज बीन गिवन अवार्डेड द केमिस्ट आर बट्रोजी और के बैरी फ्रॉम द यूएस and Mortland Medal from the Denmark for their work in the field of click chemistry and bioorthogonal chemistry. Bioorthogonal chemistry और click chemistry के पर काम करने के लिए 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया है इन लोगों को. अगला प्रश्न ओपेक प्लस से. ओपेक प्लस जो नॉन ओपेक प्लस कंट्रीज है विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म एज ए ओपेक प्लस कंट्री. जो ओपेक कंट्रीज नहीं है लेकिन जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं उसको ही कहा जाता है क्या नॉन ओपेक प्लस.
इट इज़ ए इनफॉर्मल ग्रुपिंग जिसमें मैक्सिको, रसिया, यूनाइटेड अरब अमीरात सब है क्या? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा जा रहा है? बिल्कुल ए ही सही है केवल, क्योंकि नॉन ओपेक का मतलब होता है वैसे कंट्री जो क्रूड ऑयल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ओपेक के मेंबर हैं। तो नॉन ओपेक कंट्रीज जो नॉन ओपेक है लेकिन वो क्या करते हैं, विच एक्सपोर्ट द क्रूड ऑयल एज अ ओपेक प्लस कंट्री, उसको ओपेक प्लस बुलाया जाता है। दिस कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव जैसे कि वॉलंटरी सप्लाई कट्स या फिर forbid या blind policy objects between the OPEC and non-OPEC plus। OPEC प्लस में देख लीजिए कौन कौन है। लेट्स सी OPEC प्लस में जैसे अजरबैजान है, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, फिलीपींस, रसिया, सूडान, साउथ सूडान। हालांकि यूएई इज नॉट ए मेंबर, इज ए मेंबर ऑफ ओपेक, ये नॉन ओपेक नहीं है बल्कि मेंबर ही ओपेक का यूएई। OPEC Plus alliance of the oil exporting countries has decided to sharply cut production to support sagging oil prices। जब तक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्रोडक्शन को कट डाउन नहीं करेंगे तब तक सेगिंग ऑयल प्राइस का कीमत नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसको सब्सिट्यूट में इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऑयल को कट ना किया जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म Her Start platform aims to help women entrepreneurs connect with the government as well as private enterprises। तो उन महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स को मतलब एक तरह से मदद करना है, प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो भारत जो मतलब सरकार और गैर सरकार में काम करती हैं। The platform is an initiative of Ministry of Skill Development Enterprises and Niti Aayog, which are the correct? I think A is the right answer। इस प्लेटफॉर्म के मदद से जो लॉन्च किया गया है ताकि लॉन्च विद द एम दैट इट विल नॉट ओनली बूस्ट इनोवेशन, ये ना केवल नोवेशन को बढ़ाएगा और स्टार्टअप एफर्ट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर बट आल्सो हेल्प देम कनेक्ट विद द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो महिला एंटरप्रेन्योर्स है और जो इनोवेशन है उसको भी बूस्ट करेगा ताकि सरकार और जो गैर सरकार एजेंसियां हैं, इंटरप्राइजेज है, उनसे जुड़ पाए, उनसे उनको जुड़ने में मौका मिले। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म फ्री रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ध्यान रखिए बात, फ्री रिसोर्सेज और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फ्री विल बी प्रोवाइडेड एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टू बिल्ड अ डिजिटल कम्युनिटी एंड अ डिजिटल पब्लिकेशन स्प्रेड टू देयर सक्सेस स्टोरी। ताकि एक तरह से डिजिटल कम्युनिटी का निर्माण किया जा सके, डिजिटल पब्लिकेशन फैले पूरा भारत में। तो हर स्टार्ट इनिशिएटिव है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप का, ठीक है। तो ये जो हर स्टार्ट इनिशिएटिव है दिस इज गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, ताकि सपोर्ट किया जा सके महिला लीड, महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है, उन स्टार्टअप को मदद दिया जा सके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च स्टार्टअप हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी चोला डायनेस्टी के बारे में पूछा जा रहा है, चोल साम्राज्य के बारे में। चोल डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस, उसको वलनाडु कहते थे। मतलब जो चोल साम्राज्य था क्या वो उसके जो प्रांत कई प्रांतों में बटे हुए थे, तो कई प्रांतों को क्या कहा जाता था? नाडु, वलनाडु, यू नो अबाउट दैट। जिला को वलनाडु, प्रांतों को नाडु। Silk weaving, attained a high degree, and Kanchipuram became one of the main center of silk during the Chola reign, which are the correct। और जैन और बुद्धिस्ट ऑथर्स also flourished during the times of Chola। तो चोल साम्राज्य के तहत जो जैन और बुद्धिस्ट जो लेखक थे वो भी मतलब बहुत फले फूले, क्या ऐसा है क्या? चलिए केवल और केवल इसका सही जवाब है सी, 2 और 3 करेक्ट। पहला देख लिए
चोला साम्राज्य जो है ना, वो तो आपको बताया ही, जैसे कि मैंने जानते हैं कि आप चोला साम्राज्य के बारे में जब पढ़िएगा तो उसको पता चल जाएगा। इसका जो प्रोविंस है ना, बड़ा सा साम्राज्य था। तो उस साम्राज्य को कई छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था। तो उस प्रांत को क्या कहते थे? मंडालम्स। तो चोला साम्राज्य की बात कर रहे थे हम लोग। चोला साम्राज्य जो था वो कई मतलब प्रोविंसों में बटा हुआ था, जिसको मंडलम कहते थे, मंडलम। और इसी मंडलम को आगे बांट के वलनाडु में बांटा गया था, जिसको हम लोग आज के तौर पे जिला बोल सकते हैं। तो वलनाडु, ठीक है, विच वेयर सब डिवाइडेड इंटू यूनिट्स कॉल्ड कुट्टाम या कुत्रम। ड्यूरिंग दी चोला पीरियड के तहत देखिएगा, सिल्क जो वीविंग था वो हाई डिग्री अटेंड कर चुका था कांचीपुरम में, जहाँ पर मतलब वन ऑफ द मेन सेंटर था सिल्क का, कांचीपुरम। चोला रूलर्स एक्टिवली इनकरेज वीविंग इंडस्ट्री। उसी से उन लोगों का जनरेशन मतलब रेवेन्यू मिलता था, राजस्व तो उन्हीं से उगाही होता था। तो इस पीरियड के समय वीवर्स जो थे ना, मतलब जुलाहा लोग, स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स। ये लोग एक तरह से ग्रुप बना लिए थे जुलाहा लोग। द बीवर्स हैड देयर वन रेजिडेंटल सेक्टर इन ओल्ड टाउन। जितने भी टाउन थे सब में अपना उनका अपना 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 निवासी स्थान था, सेक्टर होता था, सोच लीजिए इतना लोग डेवलप था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीविंग कम्युनिटीज इन अर्ली, उस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण चोला डायनेस्टी के समय जो मस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज था इन द अर्ली मिडावल टाइम्स, वो तो सलियार, कैकोलार। सलियार और कैकोलार जो है ये वीवी, ये जुलाहा लोग थे। ये अपनी कम्युनिटी बना कर रखते थे उस समय। जैन और बुद्धिस्ट जो अथर थे वो भी फ्लोरिस्ट हुए थे इस समय बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम लोग जीवक जीवक चिंतामणि बाय तिरुका काटेवर एंड सुलेमामणि बाय तोलामली आर अमंग द नोटेबल वर्क्स ऑफ नॉन हिंदू राइटर्स। तो देख सकते हैं जीविका या जीवक चिंतामणि जो कि लिखा गया है तिरुका काटेवर के द्वारा, और सुलामणि जो कि लिखा गया है तोला मोली के द्वारा। ये नोटेबल एक तरह से हिंदू राइटर्स थे, अथर्स थे, नॉन हिंदू राइटर्स, ठीक है, नॉन हिंदू। द ग्रामेरियन ऑफ बुद्धा मित्र, जो कि लिखा गया है तमिल ग्रामर जिसको कहते हैं। द ग्रामेरियन बुद्धा मित्रा रोट अ टेक्स्ट ऑन तमिल ग्रामर कोल्ड, उसको बोलते हैं बीरा सोलियम। ये जो बीरा सोलियाम है वो बुद्धा मित्रा के द्वारा लिखा गया, बुद्धा मित्रा के द्वारा। एक तरह से उस समय तमिल ग्रामर जिसको कहा जाता है वीरा सोलियम, तमिल का ग्रामर का नाम क्या है? वीरा सोलियम। एक मूवी विच वाज रिलीज रिसेंटली डिपिक्टेड एज चोला, मूवी में दिखाया गया है चोला को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्टेट्स, मतलब स्टेट को दिया जाता है 275 के तहत। आर्टिकल 275 में क्या रेवेन्यू पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की जिक्र है। इट इज रिलीज टू द स्टेट्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सक्सेसिव फिनांस कमीशन which are the correct. I think you know that both the statements are correct. Post devolution revenue grants जिसको बोलिए आप are provided to the states under the 275 आर्टिकल 275 में लिखा गया है। The grants are released to the states as per the recommendation of the successive finance commission। लगातार जितने भी फाइनेंस कमीशन आए उनके द्वारा ये बात मतलब सुझाव दिया गया कि राज्यों को एक तरह से ग्रांट दिया जाए ताकि उनका जो रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट है वो उसको मीट किया जा सके। द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू रिसीव दिस ग्रांट, कौन कौन राज्य इसके लिए योग्य है, पात्र है। तो शर्त ये है द क्वांटम ऑफ द ग्रांट ऑफ द पीरियड 2020-21 से 2025-26 के बीच डिसाइडेड द 15th फाइनेंस कमीशन बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन द असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू and the expenditure of the state after taking into the account the assessed devolution during this period। तो
उनका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के भी जो गेप है उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, उसी के आधार पर उनको ग्रांट मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने एक तरह से पोस्ट डेवोल्यूशन डेफिसिट की घटना ग्रांट का परमति दे दिया है, अनुमति मिल चुकी है 14 स्टेट्स को, और ये लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI के बारे में पूछा जा रहा है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सेटअप, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस सोसाइटी के तहत गठित किया गया है, कंपनी एक्ट के तहत 1986 के तहत 1956 के तहत। तो मतलब जो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी है जिसका गठन कंपनी एक्ट के तहत किया गया है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वही पूछा जा रहा है। चेयरमैन की जो नियुक्ति है QCI का, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मैंडेट क्या है, इसका मैंडेट है टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट द नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर। क्या ये मतलब जो नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको ऑपरेट करना, इसी का उद्देश्य है क्या QCI का? आई थिंक ओनली एंड ओनली 3 इज द राइट आंसर। देखिए QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस सोसाइटी तो है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, ठीक है, टू एस्टेब्लिश एन एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर इन द कंट्री, ताकि स्प्रेड द क्वालिटी मूवमेंट इंडिया बाय अंडरटेकिंग द नेशनल क्वालिटी कैंपेन। जो राष्ट्रीय क्वालिटी यानी नेशनल राष्ट्रीय गुणवत्ता जो कैंपेन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भारतवर्ष में 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत QCI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गठित किया गया है, और ये स्वायत्त बॉडी है, और इसका चेयरमैन का नियुक्ति जो होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा QCI की जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए इंडस्ट्रीज टू द गवर्नमेंट। इट इज मैंडेट टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट द नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर, तो इस्टेब्लिश किया जाए, ऑपरेट किया जाए नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर का, ताकि एक कॉन्फॉर्मिटी बना रहे असेसमेंट, ताकि प्रोवाइडिंग किया जा सके अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी वाला सब चीज़ मिले भारत को, भारत के लोगों को। तो QCI जरूरी बॉडी है। ओवरऑल समझ लीजिए भारत में चीज़ों की गुणवत्ता के जो विचार हमेशा उठते रहे हैं उसको कौन मेंटेन करेगा, तो QCI। कॉमर्स मिनिस्ट्री अर्ज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस of the all quality and standard organization in the country to make the quality a national mission। मतलब जितने भारतवर्ष में जितने भी क्वालिटी को जो मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, जितनी भी एजेंसियां हो, चाहे BSI हो, चाहे स्टैंडर्ड मानक हो, चाहे जितने भी स्टैंडर्ड मतलब जो मानक एक तरह से निर्धारित करने वाले एजेंसियां हैं, जो बॉडी है, उनको सबको इंटीग्रेट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब एक तरह से उनको कहा गया QCI को, अरे सब जितने भी जो मानक एजेंसियां हैं, जो स्टैंडर्ड देती है, जो क्वालिटी प्रदान करती है, जो एक तरह से गुणवत्ता की मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करती है, उसको सबको इंटीग्रेट करके एक भारत में एक नेशनल क्वालिटी मिशन चलाया जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये फंक्शन कर रहा है या ऑपरेशन करता है डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है, और इसका फंक्शन कौन चला रहा है, DFS। फर्स्ट टाइम जो बोरोर जो उधार ले रहा है टू कैन रेज फंड्स अंडर दिस स्कीम, जो पहली बार उधार ले रहा है क्या वो भी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत उधार ले सकता है, उसको सहायता मिल सकती है इसके तहत, क्या वो बोरो कर सकता है? 100% जो गारंटी है जो प्रदान किया जाएगा नेशनल
क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा इसको 100% गारंटी दी जाएगी? मतलब बैंकों को ये आश्योर कौन करेगा कि आप लोन दीजिए इन लोगों को, हम आपकी 100% की गारंटी लेते हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, NCGTC, which are the right? I think you know about that only and only. 1 और 3 ही सही है, क्योंकि जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये ऑपरेशन करता है, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है वो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इसकी घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत के रूप में, एक पैकेज दिया गया था ताकि मतलब एक तरह से बिजनेस को एक तरह से क्या करें, मदद किया जा सके बिजनेस एजेंसीज लोगों को। पहली बार जो बोरोवर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बोरोवर और जो नॉन परफॉर्मर एसेट अकाउंट वाले हैं उसको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वहाँ से वो पैसा नहीं उठा सकते हैं। और 100% जो गारंटी प्रदान की जाएगी उसके लिए एक ट्रस्टी स्थापित है, उस ट्रस्टी का नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गारंटी लेगा। किसका? बैंकों का। तो ये मेंबर है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और फिनेंशियल कंपनीज का। MSME to meet their operational liabilities and resume business in the views of the distress caused. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, हैज़ मॉडिफाइड किया गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एविएशन सेक्टर, भी इसमें इंक्लूड किया जा चुका है। तो एविएशन सेक्टर को भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन निकालता है? तो हल्का क्वेश्चन है, आई थिंक यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इसको। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है अंकार्ड। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हर साल निकलता है, इसको अंकार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये कंप्रिहेंसिव और ऑथोरेटिव एनालिसिस है, जो इकोनॉमिक्स की जो ट्रेंड्स है, जो पॉलिसियाँ हैं, जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन सकता है, उन पर ध्यान रखता है। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से बूस्ट इकोनॉमिक, बिल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक, और एक तरह से इंश्योर करता है बेटर फ्यूचर पीपुल एंड प्लेनेट के लिए। ओवरऑल यही मकसद है इसका। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है? तो लेट्स सी, देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ये एक तरह से पैनल है क्या, MP और जो कि अपॉइंट करता है, दिस इज ए पैनल जो अपॉइंट करता है या इलेक्ट करता है ऑफ द हाउस या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। इसके पैनल, MP के जो पैनल बनते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो पैनल बनते हैं, उनके MP जो होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड या नॉमिनेट किया जाता है? क्या वो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है या हाउस के द्वारा चुना जाता है? जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, एवरी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैज द मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेस। सब के सब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य लोकसभा राज्यसभा दोनों से आते हैं। 24 प्रकार का डिपार्टमेंटल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी हैज देयर ओरिजिन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब पैदाइश है? बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आप जानते हैं तो इसका सही जवाब है सबके सब सही है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इज अ पैनल ऑफ MP। ये मतलब मेंबरों का एक पैनल है जो या तो अपॉइंट किया जाता है या तो इलेक्ट किया जाता है। अगर इलेक्ट किया जाए तो हाउस के द्वारा और नॉमिनेट किया जाए तो स्पीकर के द्वारा। जिसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के दिशा निर्देशों के आधार पर काम करता है। इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस, अपने जो रिपोर्ट्स हैं हाउस को या स्पीकर को सौंप देता है, कमेटियाँ जो होती है। और अभी वर्तमान में देयर आर 16 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 8 डिपार्टमेंटल कमेटी है, तो टोटल 24 हो गया। हाउएवर एवरी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैज मेंबर बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा का डिपार्टमेंटल कमेटी हो या राज्यसभा का डिपार्टमेंटल कमेटी हो। लोकसभा में तो 16 गो है और राज्यसभा में 8 गो है। लेकिन सदस्यों का जो चयन हो या फिर नॉमिनेशन होता है, जो वो दोनों
के सदस्यों से होता है। लोकसभा और राज्यसभा पैनल्स आर हेडेड बाय द मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। हाँ, ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का ओरिजिन अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के द्वारा ही वहाँ से आया है। इट ड्रो द अथॉरिटी फ्रॉम, मतलब इसको पावर जो है आर्टिकल 105 में दिया गया है, विच डील्स द प्रिविलेज ऑफ एमपी, एंड आर्टिकल 118 विच गिव्स द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर। तो किसी भी संसद के सदन की कार्यवाही किस तरह से चले, उसका प्रोसीजर किस प्रकार से हो, अधिकारों का प्रिविलेज जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं इसमें कैटेगराइज किया जाता है। तो ये सब पार्लियामेंट्री कमिटीज में जिक्र किया गया है। A revamp of the parliamentary committee is set to take place. चलिए, consider the following statement with respect to United Nations Human Rights Council. UNHRC के बारे में पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल अंडरटेक्स द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स स्टेट्स, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। क्या है? यूनाइटेड नेशन मेंबर के द्वारा, मतलब मेंबर का हर साल या पीरियडिक आधार पे, मतलब एक तरह से जांच पड़ताल चलते रहता है क्या इसके माध्यम से। इट इज ट्रेडिशनली मिट्स थ्राइस अ ईयर, क्या ये 3 बार साल में 3 बार मिलता है, अप्रैल में, अगस्त में, दिसंबर में। और इसके जो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा है क्या कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर है उसका चयन कौन करता है, उसका चयन कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट्स के सदस्यों का चयन किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी करती है? चलिए, सी 1 और 3 सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द काउंसिल कंसिस्ट द पीरियडिक रिव्यू। 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के, तो प्रत्येक सदस्यों का जो पीरियडिक रिव्यू होता है कि वहाँ पर उस देश में क्या हालात है मानवाधिकार को लेकर, तो उसी को हम लोग यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू कहते हैं। इसका मैकेनिज्म समझ जाइए कि ये रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, अलग अलग इसके सोर्सेज होते हैं। वन ऑफ देम बीइंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी को रिपोर्ट किया जाता है कि देखिए भारत में या किसी भी देश में अभी मानवाधिकार के लेकर ये मामले हैं, ये है। तो मतलब एक तरह से तैयार किया जाता है, पीरियडिक लेवल है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होल्ड्स रेगुलर सेशन थ्राइस अ टाइम। तो 3 बार ये बैठक करता है, मार्च में, जून में और सितंबर में। मार्च, जून, सितंबर। यूएनएचआरसी कैन डिसाइड एनी टाइम टू होल्ड स्पेशल सेशन, लेकिन चाहे तो कभी भी विशेष बैठक बुला सकता है अगर कहीं जरूरत से ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, विकृत स्थिति पैदा हो गई हो। और ये जो काउंसिल है इसमें 47 सदस्य हैं और इलेक्टेड किए जाते हैं हर साल। याद रखिएगा, हर साल इसकी नियुक्ति होती है जनरल असेंबली के द्वारा। 3 साल के इनका टर्म होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के सदस्यों का चयन जनरल असेंबली के द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है और हर साल इसका चयन होता है। तो टर्म ऑफ इस सीट इज 3 years and no member may occupy a seat for more than 2 consecutive terms. No member may occupy a seat for more than 2 consecutive terms. तो 2 लगातार बैठक या 2 लगातार बार अगर उसकी सदस्यता मिल गई तो उसके बाद फिर उसको सदस्यता नहीं मिलने वाली है। 2 बार अगर लगातार मिल गया तो उसके बाद आपको फिर तीसरा बार तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि इंडिया ने अब्सटेंड किया है ऑन यूएनएचआरसी's रेजोल्यूशन अगेंस्ट द श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने मतलब वोट नहीं किया है, अपने आप को बचाया है वोटिंग देने से। अगला क्वेश्चन है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसकी स्थापना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है क्या?
अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। क्या इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर या एक्ट के आधार पर? और इसके जो ऑर्डर्स हैं उसको क्या कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है क्या? और जो मॉडिफिकेशन जो परमिटेड किया गया ओनली आफ्टर द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या इसके जो मॉडिफिकेशन है क्या उसका परमिशन है केवल तब आफ्टर द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली? तो मॉडिफिकेशन इसमें अलाउडेड है लोकसभा या विधानसभा को? चलिए, सही जवाब है आपका केवल और केवल बी, क्योंकि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है, वो भी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत। और ये जो एक्ट है, जब मेन जो टास्क है कमीशन का एक तरह से रीड्रॉइंग करना है, पुनर्निर्धारण बोल सकते हैं आप बाउंड्री का, और द वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशंसी, जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है या विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका एक तरह से रीड्रॉइंग होना, मतलब पुनर्सीमांकन करना, वो भी रिसेंट जो अभी हाल में जनगणना हुआ उसके आधार पे। और ये कमीशन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि इसके ऑर्डर को कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते आप। और इसके ऑर्डर जो है वो रखे जाते हैं, द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द रेस्पेक्टिव असेंबली। ये तो सही बात है, स्वाभाविक है, लोकसभा और विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का आप इसमें मॉडिफिकेशन तो कर ही नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल्ड रिस्पॉन्स अगेंस्ट चैलेंजिंग डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। अभी जो आपने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन पढ़ा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, लेकिन ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम जो स्टार्टअप को दिया जा रहा है उसके बारे में। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप प्रोवाइड्स credit guarantees to the loans extended by scheduled commercial banks, non-bank finance company या फिर ऑल रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। क्या क्रेडिट क्रेडिट कौन फैसिलिटेट करता है इन लोगों को? कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनसे जो पैसा मिलता है। और ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो स्टार्टअप के लिए, इसका तो इट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो कौन नोटिफाई करता है इसको? विच आर द राइट नहीं पूछा है, बल्कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चलिए, इनकरेक्ट है, ये है, क्योंकि ये जो है प्रोवाइड क्या, ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी टू द लोन एक्सटेंडेड बाय दी। कौन कौन देता है देखिए, एक तो कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो। दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड है AIF, वो दे सकते हैं। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, इसका उद्देश्य है प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी अप टू ए स्पेसिफाइड लिमिट, एक निश्चित सीमा तक मिल सकता है, अगेंस्ट द लोन एक्सटेंडेड बाय द मेंबर्स इंस्टीट्यूशन टू द फाइनेंस एलिजिबल बोरोवर्स, जैसे कि स्टार्टअप्स as a defined in the gazetted notification issued by the DPIIT and amend for time to time। इस पर संशोधन होते रहता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत आता है, उसने नोटिफाई कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द ऑपरेशनलाइजिंग स्कीम, इसका मतलब एक तरह से व्यवस्थित रूप से इसको चलाया जाए। तो DPIIT विल कॉन्स्टिट्यूट अ मैनेजमेंट कमेटी, उसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। एंड रिस्क इवैल्यूएशन कमेटी, और रिस्क इवैल्यूएशन भी तो होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लोन बांटने से तो नहीं होगा ना। लोन बांटने के बाद ये भी तो देखा जाए कि कितना रिस्क इससे एसोसिएटेड है, तो उसका काउंट कौन करेगा। तो रिव्यू चलना चाहिए। और सब सुपरवाइजिंग द ऑपरेशनल oversight the scheme, the National Credit Guarantee
कंपनी लिमिटेड विल बी ऑपरेटिंग दिस स्कीम। तो इस स्कीम को कौन ऑपरेट कर रहा है? एनजीसीटी, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है, वही इसको ऑपरेट करेगी। विद द रेफरेंस टू द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ के बारे में पूछा जाए। सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, consider the following statement. The organization was a regulatory control over the import of drugs, approval of new drugs, clinical trial। तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना ताकत है कि वो जो बाहर से दवाइयाँ जो आ रही है, जो बाहर जा रही है दवाइयाँ, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, बाहर से दवाइयाँ आ रही है उसको अप्रूवल करे। दूसरा बात है कि ओवर द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कौन दवाई बनेगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल कैसी को दिया गया है, सब कुछ। और ये एक तरह से स्वतंत्र बॉडी है, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट बॉडी, फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यही तो गलती हो गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम नहीं करता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अंडर द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत CDSCO एक रेस्पॉन्सिबल बॉडी है जो अप्रूव करता है ड्रग्स को, कंडक्ट करता है ट्रायल्स को, और कुछ मानक स्थापित करता है कि दवाइयों के क्या मानक होने चाहिए, कितना बिक्री होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो आप बाहर से दवाइयाँ मांग रहे हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, कंट्री में उसका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, राज्यों के बीच अलग अलग जो एजेंसियाँ हैं, ड्रग एजेंसियाँ, उनके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होते हैं उनका राय, उनके विचारों को राज्यों से शेयर करना, और एक तरह से कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी स्थापित करना पूरे भारत में, ताकि ड्रग जो है वो कहीं जहर ना तब्दील हो जाए। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ब्रिंग अबाउट द इन्फॉर्मिटी इन द इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ये आता है अंडर दी अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRABI। क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट है ये, क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। तो फिर वो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया होगा? ये इंडिपेंडेंट बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है भाई, स्वतंत्र बॉडी कहाँ हो जाएगा, इतना स्वतंत्र दे देंगे। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर काम करता है किसके? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, ठीक है, ऑफ इंडिया, इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CDSCO took up urgent investigation on WHO's complaint for India made cough syrup। तो CDSCO ने तुरंत मतलब एक्शन ले लिया है, क्योंकि WHO का मतलब कंप्लेन था कि भारत में जो सिरप बन रहा है, कफ सिरप, वो मतलब कहीं ना कहीं जो एक मानक होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो खतरनाक है उससे। वो गिरा हुआ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें, बच्चों के लिए खतरनाक है, दूसरे देशों में जो भेजा जा रहा है। तो चेक करिए इसको। Which of the following adopted a law which gave approval to online safety focused legislation for its citizen called Digital Service Act, DSA। डिजिटल सर्विस एक्ट को किसके द्वारा भी अडॉप्ट किया गया है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्योंकि डिजिटल सर्विस एक्ट टाइटली रेगुलेट्स द वे द इंटरमीडियरीज, स्पेशली लार्ज प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, मेटा, ट्विटर, यूट्यूब, फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ मॉडरेटिंग यूजर कंटेंट। इट वाज एनेक्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो ये डिजिटल सर्विस एक्ट के मदद से कहीं ना कहीं एक तरह से रेगुलेशन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उन मध्यस्थों को जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पैदा कर देते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जैसे गूगल है, मेटा है, ट्विटर है, यूट्यूब है। ये लोग, इनका एक तरह से रेगुलेशन तो होना चाहिए ना डिजिटल मीडिया के पायदान पर। तो उसको ये रूल आ चुका है
तो यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन द फाइनल अप्रूवल टू ऑनलाइन सेफ्टी फोकस्ड लेजिस्लेशन कोल्ड डिजिटल सर्विस एक्ट DSA। भारत में भी इस तरह की जरूरत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मैक्सिल। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए प्रमोशन बॉडी और इसका गठन किया गया है केमिकल और फर्टिलाइजर के तहत। इज इट राइट? फार्मा एक्सेल का गठन किसके तहत किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ये जो DIGC है, DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एंड लाइसेंसिंग द ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया। विच आर द करेक्ट? क्या यही रेस्पॉन्सिबल है जो अप्रूव देता है लाइसेंस को, ड्रग्स को? अभी क्या पढ़ा? अभी कोई किसी बॉडी CDSCO के बारे में पढ़ा कि नहीं? लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया, बाहर से इम्पोर्ट आ रहा है, क्वालिटी उसका अमेंडमेंट चेक करना। लेकिन ये फार्मा एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, विच आर द करेक्ट? आई थिंक ओनली बी इज द राइट। देखिए, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको फार्मा एक्सेल कर सकते हैं। फार्मा एक्सेल एक प्रमोशन बॉडी है। इट इज़ ए प्रमोशन बॉडी जो कि सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। तो ध्यान रखिएगा, इसका बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप टू प्रमोट द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। भारत में फार्मा इंडस्ट्री ऐसे ही आगे है, फिर भी उसको और प्रमोट करने के लिए एक तरह से फार्मा एक्सेल का स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत कर दिया गया है। और आप जानते ही हैं कि दवाई जो भारत में DCGI है वही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जो अप्रूविंग प्रदान करता है, लाइसेंसिंग देता है ड्रग्स का, मेडिकल डिवाइस का। भारत में किस प्रकार की दवाइयाँ विकृत की जाएगी, मेडिकल डिवाइस जो बन रहा है, चाहे किसी प्रकार का मेडिकल डिवाइस है, उसको लाइसेंस कौन देगा? उसको लाइसेंस DGCI देगा। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड has recently recommended a ban on certain codeine-based formulation to curb their abuse, arousing a concern about their misuse of narcotics and intoxicant. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे एमरियूब के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमरियूब। एमरियूब के बारे में पूछा जा रहा है। एमरियूब इट इज ए पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एमरूप क्या ये पान इंडिया है, पूरा भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। क्या ये जो तो एमरूप स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC is the lead agency for implementing MREW under the aegis of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Small Farmer Agri Business Consortium is the lead agency. क्या यही लीड कर रहा है MREW को? SFAC और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत आता है क्या SFAC? विच आर द करेक्ट? विच आर द इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? तो दोनों ही सही है। इनकरेक्ट नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि देखिए पोर्टल का जो स्थापना किया गया है, पोर्टल का अटेम्प्ट क्या है? टू फिगर आउट सर्टेन इम्पेंडिंग इशू द करेंट रबर मार्केटिंग सिस्टम। ये जो रबर मार्केटिंग सिस्टम में जितने प्रकार की जो एक तरह से रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो संबंधित मुद्दे हैं, उनको मतलब एक तरह से पकड़ना है, जांच करना है आखिर ये हो कैसे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज लाइकली टू complement the existing trade system by bringing in more transparency and the market viability या visibility। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, मतलब ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है कि जो ट्रेडिंग सिस्टम हो रहा है, जो वर्तमान समय में जो ट्रेडिंग होता है, उसको एक तरह से कितना ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए, मार्केट के लिए विजिबल बनाया जाए, लोग इसको समझ पाए, देख पाए। तो रबर बोर्ड ने अभी लॉन्च किया है अपना अपडेटेड वर्जन ऑनलाइन पोर्टल, जिसको एम रबर कहते हैं। एम रब ये रबर पोर्टल है
ठीक है, रबर पोर्टल है, रबर बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब जितने भी भारत में जो रबर से जुड़े हुए जो उद्योग हैं या रबर से जो काम होते हैं, तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर रबर इन इंडिया, भारत में जितने भी रबर है उसका ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है एमरब। और ये तो रबर बोर्ड लॉन्च अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। तो रबर पूछ देगा कि एमरब है ही क्या, इतने समझिए ना, बस एमरब। ये रबर बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रबर के लिए पूरे भारत में रबर का। अगला क्वेश्चन है सबका विश्वास स्कीम। सबका विश्वास स्कीम, सबका विश्वास स्कीम एक वन टाइम मेजर फॉर लिक्विडेशन ऑफ द पास्ट डिस्प्यूट्स ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। एक बार में सब निपटा दिया जाएगा, जितने भी प्रकार के आपके जो टैक्सेस से जो डिस्प्यूट हैं सब खत्म हो जाएंगे इसके द्वारा। एक ही बार में लिक्विडेशन कर दिया जाएगा सब बेच के सबको, और ये ऑनलाइन होगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBITC। किसके द्वारा इसको सबका विश्वास स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको लागू किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या ये इंश्योर करेगा डिस्क्लोजर ऑफ अनपेड टैक्सेस बाय ए पर्सन एलिजिबल फॉर मेक अ डिक्लेरेशन, विच आर द करेक्ट? आई थिंक इसका सही जवाब है 1, 2, 3, तीनों के तीनों दिए गए स्टेटमेंट सही है। सबका विश्वास स्कीम में, सबका विश्वास स्कीम एक वन टाइम मेजर, एक बार में ही एक तरह से प्रयास है। लिक्विडेशन ऑफ द पास्ट डिस्प्यूट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स से जितने भी डिस्प्यूट सबको एक मतलब एक ही बार में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन इम्यूनिटी, जिसमें कुछ छूट दी गई है, जैसे कि जिसमें पेनाल्टी, इंटरेस्ट और एनी अदर प्रोसाइडिंग या प्रोसीडिंग अंडर द सेंट्रल एक्साइज डेट, तो इसमें कुछ राहत मिलेगा आपको, इम्यूनिटीज दिया जाएगा। हो सकता है दंड को कम कर दिया जाए, इंटरेस्ट घटा दिया जाए, और जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है उसके तहत जितने भी प्रावधान है उसको एक तरह से मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है सबका विश्वास स्कीम में। विश्वास लेना ना आपका। तो इट इज इन्फोर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है। ये जो CBITC, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत ही आएगा, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। और it is also ensure the disclosure of unpaid taxes by a person eligible to make a declaration। तो चाहे तो जो व्यक्ति अगर अपना जो बकाया बाकी है, जो टैक्स नहीं दिए हैं आप तक, अगर चाहे तो आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो डिस्क्लोज कर दीजिए, हो सकता है इसका भी समाधान मिल जाए सबका विश्वास स्कीम में। एक व्यक्ति भी चाहे तो कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एंड रिसेंटली सेड इंटरेस्ट अराइजिंग आउट of a delay payment of tax dues can be waived off under the सबका विश्वास स्कीम। तो सोच लीजिए कितना मतलब इंटरेस्ट जो अब तक बन रहा था उस डिस्प्यूट के कारण, जिस डिस्प्यूट के कारण, विवाद के कारण आपने जो कोई मुकदमा लड़ लिया या फंस गया केस, तो उससे सरकार का इंटरेस्ट बनता था। सरकार ने कहा सबका विश्वास स्कीम के तहत हम लोग आपको इंटरेस्ट माफ करते हैं, बकाया बाकी जो है वो चुका दीजिए और रफा दफा कीजिए सब चीज़ को।